गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। मैं वेद सोनी और आज की क्लास में हम सी इंटर का अदर लॉ का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करेंगे। ये पहले सी फाइनल ओल्ड सिलेबस में होता था, आज भी है, लेकिन सी फाइनल न्यू कोर्स से डिलीट करके इसको सी इंटर में जोड़ दिया गया था। तो ये वीडियो सी फाइनल ओल्ड कोर्स और सी इंटर न्यू कोर्स दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस क्लास के अंदर इसको हम एक या दो पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये एक या दो वीडियो जो आने वाली हैं ये एग्ज़ाम का 110% कवर करेंगी, 99 नहीं बेटा 110%। इट मीन्स वी कैन से जो इन एक क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूँ उसके अलावा आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो 90 या 100% एग्जाम को कवर करेगा। सी इंटर के अदर लॉज में 4 टॉपिक हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 2 एक्ट इनमें से बनती है बेटा केस स्टडी। और जो आपके बच गए 2 टॉपिक, एक जनरल क्लोज एक्ट और एक है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इन दोनों में से फ्लैट क्वेश्चन आता है बेटा, बिल्कुल 4 या 6 नंबर का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, उठा के हमें फटाफट कर देना है। लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर कौन से पॉइंट हमें मेंशन करने हैं कि एग्जामिनर हमें पूरे नंबर दे, ये मसला है। तो हमने क्या किया है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो के अंदर कवर करने का प्रयास किया ताकि वो चीज़ आप एग्जाम के अंदर मेंशन करना ना भूलें। चलिए अब करते हैं बेटा सीधा लेक्चर स्टार्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक ही बात है बेटा, स्टैट्यूट और लॉ में कुछ फ़र्क नहीं होता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ड स्टैट्यूट यूज़ नहीं कर रखा, उसने लॉ यूज़ किया है। बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा वर्ड स्टैट्यूट भी यूज़ किया है। तो दोनों का एक ही मीनिंग होता है, क्या? विल ऑफ लेजिस्लेचर, इच्छा क्या है कानून की, रेगुलेशंस की, रूल्स की। तो इंटरप्रिटेशन वर्ड बना इंटरप्रेट से। इंटरप्रेट होता है किसी चीज़ को समझना, डीप में जाके समझना, भावनाओं पे जाके समझना, वर्ड्स पे ना रखे भावनाओं पे जाना ही इंटरप्रिटेशन कहलाता है। ऐसा होता क्यों है बेटा? देखो, जो लॉ बनाता है वो लॉ मेकर होता है। लॉ मेकर हमारी तरह इंसान होता है। उसने से जब लॉ बनाया तो उसके दिमाग के अकॉर्डिंग उसने लॉ बनाया है। लेकिन कोई भी लैंग्वेज इतनी प्रिसाइज नहीं होती जितनी मैथ और साइंस की लैंग्वेज प्रिसाइज होती है। मैथ 2 × 2 क्या होगा बेटा? 4, हमेशा ही 4 होगा। इसको किसी भी भाव में पढ़ लें आप, 4 ही आंसर आएगा। ऐसी साइंस की लैंग्वेज भी क्या होती है? प्रिसाइज होती है। लेकिन बेटा लॉ लिखे जाते हैं मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और इंग्लिश लैंग्वेज जितनी कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज धरती पर और कोई दूसरी नहीं है। क्योंकि इसका क्या होता है, इस इंग्लिश का वर्ड सेंटेंस के साथ अपना मीनिंग बदल लेता है। जिस सर्कमस्टांसेज में, जिस सिचुएशन में इसको यूज़ किया जाता है, ये अपना मीनिंग वैसा ही लेता है। इसलिए लॉ मेकर तो लॉ बना के चला गया। अब जो जजेस होते हैं कोर्ट के अंदर, जब वो डिसीजन लेते हैं तो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। तो कोई इसका मीनिंग कुछ निकालता है, कोई इसका मीनिंग कुछ निकालता है। उस वर्ड का प्लेन मीनिंग कुछ और निकलता है और उसका टेक्निकल मीनिंग कुछ और निकलता है। तो लॉ के सही मीनिंग का पता लगाना ही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कहलाता है। कोई पूछे आपसे व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तो हम क्या बोलेंगे एक लाइन में, टू आइडेंटिफाई द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ के सच्चे मीनिंग का पता लगाना ही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कहलाता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। चलिए अब बेटा हम करते हैं स्टार्ट फटाफट। मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट, सबसे पहले मैं आपको स्टैट्यूट का मीनिंग बताता हूँ। ए स्टैट्यूट इज अ लॉ, देखो क्या लिखा बेटा, एक स्टैट्यूट इज अ लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेटर भी इसको बोलते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया था, डज नॉट यूज द टर्म, ये स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं करता है, जबकि क्या यूज करता है? वर्ड लॉ, क्योंकि लॉ थोड़ा सा इंक्लूसिव वर्ड है। लॉ इंक्लूड कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बाय लॉ, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, सभी को लॉ बोला जाता है। तो पहली 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हमने कर ली। अब आगे वर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस। सबसे पहले बेटा इंटरप्रिटेशन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ एज सर्टेनिंग। इसमें हम पता लगाते हैं क्या? ट्रू मीनिंग। किसका? कौन से ट्रू मीनिंग? किसका ट्रू मीनिंग? वो वर्ड्स जो लॉ के अंदर यूज हुए हैं। अगर हमने ट्रू मीनिंग नहीं पता लगाया तो वर्ड्स का मतलब कुछ और निकल जाएगा, और वर्ड्स का मतलब कुछ और हमने निकाल लिया तो बेटा न्याय की बजाय अन्याय हो जाएगा। तो अगर आपको न्याय करना है तो आपको भावनाओं को समझना है, और भावनाओं को समझना ही क्या कहलाता है? इंटरप्रिटेशन कहलाता है। सेकंड वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हेन द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट इज क्लियर। लेकिन अगर लैंग्वेज क्लियर है, वर्ड्स क्लियर हैं, उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकलता, जानबूझ के मीनिंग खोदना नहीं है फिर। अरे बड़े ध्यान से सुनो बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की जरूरत कब पड़ती है? जब एक लॉ के अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो एम्बिगियस हैं, वो कंफ्यूजिंग है, उनसे 2 या 2 से 1 से ज़्यादा मीनिंग निकलता है, इसलिए इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, लॉ के अंदर वर्ड्स क्लियर हैं, उनका ऑर्डिनरी टेक्निकल मीनिंग बिल्कुल एक जैसा निकलता है,
कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, साफ सुथरे वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं, तो भाई फिर इंटरप्रिटेशन क्यों? तो इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब ट्रू मीनिंग ना निकलता हो। वर्ड्स को पढ़ने से ऑर्डिनरी मीनिंग, सही मीनिंग ना निकाल पाते हो तो ही इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बेटा आज की क्लास में अब तक की वीडियो में हमने स्टैच्यूट का वर्ड मतलब सीखा, अब इंटरप्रिटेशन को हमने सीखा। थर्ड है डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट की एक एक्ट की लैंग्वेज है। डॉक्यूमेंट क्या होता है और डॉक्यूमेंट के 4 पार्ट के नाम लिखने। डॉक्यूमेंट बेटा 2 नंबर में आता है, एग्जाम में अगर आएगा तो डॉक्यूमेंट 2 नंबर में आ सकता है। तो 2 नंबर में आपको क्या बताना है, एक तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, और 4 चीज़ों से मिलकर डॉक्यूमेंट बनता है, एक और 4 वर्ड्स को हमने याद करना है। तो जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना पक्के तरीके से याद कर लेना, ज़्यादा के चक्कर में ऐसा मत हो कि आपको 4 या 6 नंबर जो आपको आने वाले हैं वो भी आप खो दो। तो डॉक्यूमेंट की मीनिंग, इसने डॉक्यूमेंट का जर्नली मीनिंग बताया, लेकिन हमें वो मीनिंग याद करना है जो बेटा एक्ट के अंदर दे रखा है। सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 3 को अंडरलाइन कीजिए बच्चे। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तीसरी लाइन में पढ़ रहा हूँ। स्टेट दैट डॉक्यूमेंट मीन एनी मैटर, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, हो सकता है लेटर यूज करके बना रखा हो, कोई फिगर यूज किया हो या कोई मार्क्स यूज किया हो। मार्क्स के बाद एक सेकेंड बेटा, मैं जो है बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स, यहाँ तक के बाद आपको सीधा बढ़ना है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। ये है, इसमें जो बीच में वर्ड यूज़ किए हैं मैंने कटवा दिए। बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड, इसका कोई सेंस नहीं है। सिंपल पढ़िएगा जो लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 स्टेट दैट डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड, किस पे, अपॉन एनी सब्सटेंस, जैसे किसी एफिडेविट पे, अपॉन एनी सब्सटेंस। कैसे दिखाया होगा वो मैटर, बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स। क्यों दिखाया, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उस मैटर को रिकॉर्ड करना था इसलिए उसको लिखा गया है, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। ये डेफिनेशन डॉक्यूमेंट की, इसको याद कर लेना। ये 4 चीज़ों से, 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है। ये चारों एलिमेंट आपकी डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। मैटर, सबसे पहला क्या है, मैटर। दूसरा रिकॉर्ड किया जाता है, तीसरा सब्सटेंस और चौथा मीन्स। ये चारों वर्ड आपको डेफिनेशन में मिल जाते हैं। इन चारों को अलग से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो डेफिनेशन का मीनिंग है वही इन चारों का मीनिंग होता है। तो फटाफट बताओ डॉक्यूमेंट क्या था। डॉक्यूमेंट की फटाफट डेफिनेशन बताओ। डॉक्यूमेंट मीन्स, सेक्शन 3 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, मार्क्स, फिगर्स, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। ये डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट की, डिट्टो लिख लेना जो मैंने आपको बताया है, आपकी मार्क्स पूरे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन में और कंस्ट्रक्शन में, इनमें आपस में क्या फ़र्क है। कोई लोग बोलते हैं इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यूट और कोई लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं इनमें आपस में, लेकिन इनमें दोनों के अंदर डिफरेंस है बेटा। डिफरेंस ध्यान से, इंटरप्रिटेशन होता है लॉ का सही मीनिंग निकालना। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सी से कंस्ट्रक्शन और सी से कंक्लूजन पे जाना कंस्ट्रक्शन कहलाता है, सही मीनिंग निकालना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इंटरप्रिटेशन डिफर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन इज फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एनी फॉर्म एंड द कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉइंग ऑफ, कंक्लूजन को ड्रॉ करना, कंक्लूजन निकालना क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्शन कहलाता है। सर प्लेन मीनिंग से अगर मीनिंग निकलता होगा तो वो भी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि किस सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत, ये डिसाइड करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्शन कहलाता है। अगर सर हमें इंटरप्रिटेशन करना हो तो इसकी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस कैसे, प्लीज़ देखिएगा। इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है। एड्स का मतलब होता है बेटा हेल्प लेना। हेल्प आप 2 जगह से ले सकते हैं, या तो स्टैट्यूटरी हेल्प मिलेगी आपको या नॉन स्टैट्यूटरी हेल्प मिलेगी। स्टैट्यूटरी हेल्प का मतलब क्या है बेटा, जनरल क्लॉज एक्ट हम कर चुके हैं, या तो वहाँ से आप डेफिनेशन से हेल्प ले लीजिएगा। बहुत सारी डेफिनेशंस और भी एक्ट के अंदर दे रखी होती हैं, उनको पढ़ के आप मीनिंग निकाल सकते हैं। अगर आपका यहाँ से भी मीनिंग क्लियर ना हो तो आपको फिर रूल्स का सहारा लेना पड़ता है जो नॉन स्टैट्यूटरी पार्ट के अंदर आते हैं। इन रूल्स को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, और रूल से भी बात ना बने, अगर आपका मीनिंग सही से ना निकले तो फिर आप कोर्ट केसेस के अंदर जो केस लॉज होते हैं उन केस लॉजेज को पढ़ के अपना मीनिंग निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली जब हमें कोई सही मीनिंग निकालना हो तो मीनिंग निकालने के लिए हमें फिर संघर्ष करना पड़ता है।
हमें जनरल क्लॉज एक्ट का सहारा लेना पड़ता है, वहाँ से वहाँ बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, आपको पता है, वहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ से भी उसका सही मीनिंग ना निकले तो फिर हम स्पेसिफिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, वहाँ से भी मीनिंग ना निकले तो फिर हम कॉमन रूल्स पे चले जाते हैं, कॉमन रूल से भी बात ना मिले तो फिर हम केस लॉज पे चले जाते हैं। इनको डिफरेंट डिटेल में समझेंगे आगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा होता है स्टार्ट जहाँ लिख रखा है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि यही रूल्स ऐसे हैं जो फ्लैट पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। दो टाइप के रूल होते हैं बेटा, एक प्राइमरी रूल होते हैं, एक सेकेंडरी रूल होते हैं। प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा प्राइमरी, और थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी रूल। चलिए पढ़ते हैं। प्राइमरी रूल में बेटा 6 और सेकेंडरी रूल आपके 3, तो टोटल 9 रूल हैं इंटरप्रेट करने के। वन बाय वन सभी को समझते हैं, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। अब तक का जितनी मामला किया है मैंने उसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए हम रूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल का नाम है बेटा रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। इसको लिटरा लेगिस भी बोलते हैं। अगर पेपर में लिटरा लेगिस के नाम से पूछा जाए तो समझ जाना, लिटरा लेगिस एक लैटिन वर्ड है। इंग्लिश में इसको लिटरल कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी रूल अगर पेपर में पूछा जाए तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। लिटरल कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? अगर वर्ड ऐसे बोलते हैं ना लिटरली, यार मेरा मीनिंग ये था, तो अगर वर्ड्स खुद ब खुद अपनी वर्डिंग बोल रहे हैं, अगर लॉ का मीनिंग क्लियर है, कोई एम्बिगियस नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो ज़बरदस्ती इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। सबसे पहला रूल यही बताने के लिए आया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो प्लीज़ उसको ज़बरदस्ती मत बिगाड़िएगा आप। जी सर, देखो क्या लिख रखा, मीनिंग ऑफ द वर्ड इज क्लियर वेयर द वर्ड्स आर क्लियर। वर्ड्स क्लियर है, लैंग्वेज बिल्कुल प्लेन है, सारी लैंग्वेज से एक ही मीनिंग निकलता है, तो उसको जैसा है ना वैसा ही फॉलो करना है, उसको लिटरली फॉलो करना है। इस रूल का दूसरा नाम लिटरल लेगिस भी होता है और इसको लिटरल कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ भी बोला जाता है। क्या आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया? जी सर। दूसरे पॉइंट में अगर लॉ के अगर जो वर्डिंग यूज हुई है उसका ग्रामर के अंदर बिल्कुल एक मीनिंग निकलता है, उसका ग्रामेटिकल मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, तो आप उसके ग्रामेटिकल मीनिंग को यूं का यूं उठा के यूज़ कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। थर्ड पॉइंट, अगर किसी वर्डिंग का, किसी वर्ड्स का लॉ के अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं उसका ऑर्डिनरी मीनिंग बिल्कुल साफ साफ निकल के आ रहा है, तो आपको ऑर्डिनरी या नेचुरल मीनिंग जो भी है उसको एज इट इज़ यूज़ करना है, उसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। अगर किसी का ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं है, टेक्निकल वर्ड्स है, उसका टेक्निकल मीनिंग बिल्कुल साफ निकल रहा है, तो भाई इंटरप्रिटेशन बदल करना, जैसा उसका टेक्निकल मीनिंग निकले उसको एज इट इज़ आपको यूज़ करना है। अगर किसी का ट्रेड मीनिंग बहुत फेमस ट्रेड मीनिंग है तो उस ट्रेड मीनिंग को आप एज इट इज़ उठा के यूटिलाइज कर सकते हैं। इन पांचों पॉइंट के अंदर मैंने एक ही बात बताने का प्रयास किया, क्या अगर भाई किसी लॉ का ग्रामेटिकल, टेक्निकल, ऑर्डिनरी, ट्रेड मीनिंग बिल्कुल एक निकलता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इंटरप्रिटेशन नहीं करना, उसको जैसा है वैसा ही यूज़ कर लेना, गेम ओवर। 6 पॉइंट है, ये रूल कहाँ लगता है? जब वर्ड का मीनिंग क्लियर हो तो फिर आपको कोई तो रूल को फॉलो नहीं करना, ना आपको इंटरप्रिटेशन करनी, ना आपको लीगल डिसीजन को फॉलो करना, ना आपको खुद की तरफ से कोई पॉइंट लेजिस्लेट करना। अल्टीमेटली जब सब कुछ ठीक ठाक है तो लिटरली उसको जैसा है वैसा फॉलो करो। एक रूल बेटा हमारा हो गया, ये था आपका रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। रिवाइज करो, वर्ड्स आर क्लियर, लैंग्वेज बिल्कुल प्लेन, एक ही मीनिंग निकलता है तो उसी मीनिंग को लिटरली फॉलो करना है। इस रूल का दूसरा नाम लिटरल लेगिस भी होता है, इसको कंस्ट्रक्टिव और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। अगर सर लॉ का टेक्निकल, ट्रेड मीनिंग या ऑर्डिनरी मीनिंग बिल्कुल साफ साफ निकलता है तो हमें उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। इम्प्लीकेशन ऑफ द रूल, ये रूल तभी लगाना है जब रूल का प्लेन मीनिंग हो। अगर इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो बेटा फिर ये रूल नहीं लग पाएगा। ये दूसरा आ गया, फर्स्ट का बिल्कुल अपोजिट है बेटा रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल अपोजिट है। तो जिसने फर्स्ट यूज़ किया है उसका उल्टा कर दो। अगर लैंग्वेज क्लियर नहीं है, एक मीनिंग नहीं निकलता, प्लेन मीनिंग नहीं है, लो की लैंग्वेज है, एम्बिगियस है और कन्फ्यूजिंग है, अब देखिएगा नैरो इंटरप्रिटेशन फेल टू अचीव द पर्पज। अगर आपने एज इट इज़ यूज़ किया तो आपको अगर वैसा मीनिंग नहीं लिया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब लो की विल को ढूंढना पड़ेगा। वेयर द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट अपीयर टू बी प्राइमा फेसिया, दिख रहे हैं, वर्ड क्लियर हैं, अनएम्बिगियस हैं, लेकिन क्लोज स्क्रूटनी जब उनके डीप मीनिंग में गए तो पता चला कि ये लॉ की इंटेंशन पे डेफिशिएंट कर गए, इनसे लॉ का मीनिंग नहीं निकल रहा। इस टाइम पे अब कोर्ट को मीनिंग निकालना पड़ेगा। मीनिंग निकालना, मीनिंग ढूंढना ही क्या कहलाता है? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहलाता है। सेकंड पॉइंट, वाइल इंटरप्रिटेटिंग स्टैट्यूट, जब आप स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट। अंडरलाइन कर लें बेटा, इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट। ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि लॉ की
इंटेंशन का पता लगाना है, न कि वर्ड्स पे जाना है। और सबसे ज़्यादा सेंसिबल मीनिंग ढूंढना है जो उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट बैठे, जो लोग के नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग को निकाल दे, ऐसी सेंसिबल मीनिंग को हमें निकालना होता है। इसको बोलते हैं बेटा रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल नंबर 3, ये है रूल नंबर 3। इसका नाम है बेटा हेड-ऑन रूल। हेड-ऑन रूल, इसको मिस्चीफ रूल भी बोलते हैं और इसको बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूल भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो बेटा, एक ही रूल के 3 नाम हैं, कंफ्यूज नहीं होना, लिख लिख के प्रैक्टिस करने मेरे बच्चे। 4 से 6 नंबर का फ्लैट आएगा। और हेड-ऑन रूल याद करने का तरीका, जो डॉन बनेगा तो मिस्चीफ, कुछ ना कुछ गलत करेगा, और कुछ ना कुछ गलत करेगा तो वो क्यों कर रहा है, अपना बेनिफिशियल उठाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो हेड-ऑन रूल के अंदर समझ जाना, यहाँ कुछ ना कुछ पक्का गलत हुआ होगा, उस गलत से किसी न किसी को फायदा हुआ होगा, उसको रिकरेक्ट करना है। इसको हेड-ऑन रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। पक्का? ठीक है, पढ़ते हैं। ये भी लिटरल जो रूल हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था उसका अपोजिट है। क्या बोलता है, अगर लोग के अंदर वर्ड्स एम्बिगियस यूज हुए हैं, हेड ऑन रूल में भी अप्लाइड। हेड ऑन रूल तभी लगाना है जब वर्ड्स जो हों एम्बिगियस हों और एक से ज़्यादा मीनिंग उनका निकल रहा है, मीनिंग बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। लिटरल इंटरप्रिटेशन किया लेकिन एक्ट के ऑब्जेक्ट को डिफीट कर गया, हमें कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आया, लो हार गया। अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करते तो इट मीन्स हमें एक्सटेंडिंग मीनिंग चाहिए। लिटरल मीनिंग से काम नहीं चलेगा, हमें एक्सटेंडेड मीनिंग चाहिए। एक्सटेंडेड मीनिंग निकालना है तो आपको लो की डीप में जाना होगा, और डीप में जाने वाले लो को ही हेड ऑन रूल बोलते हैं। क्या बोलता है? इस रूल की मेथोडोलॉजी सीखो बेटा, इससे डीप में कोई रूल नहीं जाता। हेड ऑन रूल सबसे डीप में जाने की बात करता है। ये क्या बोलता है? 4 पॉइंट हैं इसके। कहते हैं ये 4 मैटर क्लियर करने हैं तभी जाके कोई बात समझ में आएगी। फर्स्ट, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के बनने से, जो हम पढ़ रहे हैं, इस एक्ट से बनने से पहले का लॉ क्या था। व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। और उस पुराने वाले लॉ ने इस मिसचीफ के बारे में, इस डिफेक्ट के बारे में क्या प्रोवाइड किया था या नहीं किया था। अगर नहीं किया था, व्हाट इज द रेमेडी दैट एक्ट हैज प्रोवाइडेड। क्या हमारे एक्ट ने इसके लिए कोई रेमेडी, कोई राइट कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड किया। और अगर वो राइट कोर्स ऑफ एक्शन दिया तो उसको देने की क्या रेमेडी, क्या रीज़न क्या थे। पुराना लॉ क्या था, क्या पुराने लॉ में वो गलती थी, मिसचीफ था, वो गलत काम था। क्या गलत काम की रेमेडी पुराने लॉ में थी या नहीं थी। और नए लॉ में अगर रेमेडी दी गई है तो उसका रीज़न क्या था। तो डीप में जाना है। ये 4 पॉइंट एग्जैक्टली एज इट इज़ आपको मेंशन करना है बेटा, अगर पेपर में हेड ऑन रूल आए तो। सर हम करना क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली लॉ के अंदर जो गलत कंस्ट्रक्शन है, जो गलत इंटरप्रिटेशन हो के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है बेटा, उसको मिसचीफ बोलते हैं, गलत। और लॉ की इंटेंशन होती है सप्रेस द मिसचीफ, मिसचीफ को कम करना है, और एडवांस द रेमेडी, दया को बढ़ाना, न्याय को बढ़ाना है। तो ऐसा लो हेड ऑन रूल क्या बोलता है, डोन हटाएंगे साइड, और सप्रेस द मिसचीफ को कम करना है, एडवांस द रेमेडी को बढ़ाना है। देखिए सेकंड पॉइंट इसका, ये पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर मेंशन करना है, सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। 3 रूल हमारे खत्म हो गए बेटा। पहला लिटरल, जैसा है वैसा ही फॉलो कर लो। दूसरा रीजनेबल, फर्स्ट का ऑपोजिट था, जहाँ सेंसिबल मीनिंग आपको निकालना था। हेड ऑन रूल डीप में जाने की बात करता है, ये मिसचीफ की बात करता है। मिसचीफ की बात स्पेसिफिकली दी गई किसके अंदर, हेड ऑन के अंदर। और चौथा रूल हमारा ये रहा आपके सामने बेटा, रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनी होता समानता, हारमोनी क्या होती है, समानता। समानता क्या होती है बेटा, आपने देखा होगा बहुत बार लॉ के प्रोविजन आपस में टकराते हैं। जब लॉ आपस में टकराता है तो किसकी जीत होगी। आपने देखा होगा कितनी बार अकाउंट्स और टैक्स आपस में भिड़ जाते हैं, कितनी बार टैक्स के आपस में सेक्शंस भिड़ जाते हैं, कितनी बार टैक्सेशन और कंपनी लॉ आपस में भिड़ता है तो सारा ही लॉ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये आपस में टकराते हैं, और टकराते हैं तो किसकी बात मानी जाए, और ऐसा काम क्यों न कर लिया जाए कि ताकि दोनों का दिल रख लिया जाए। इसको हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इट मीन्स ये रूल बेटा तभी लगेगा, सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविजन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अगर प्रोविजन टकराते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो ही ये लॉ लगाना, अदरवाइज ये रूल मत लगाना। हर रूल का अपने एक अलग पहचान है, वो पहचान पेपर में मत भूलना बेटा। देखिएगा बेसिस ऑफ द रूल, व्हेन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर प्रोविजन, जब ये 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविजन के अंदर कन्फ्लिक्ट है, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सर अब क्या करना होगा। फर्स्ट पॉइंट, प्रोविजन को रिकंसाइल करो। व्हेन 2 प्रोविजन रिलेट द सेम सब्जेक्ट मैटर, जब दो प्रोविजंस एक ही मुद्दे से रिलेट करते हैं और दोनों के दोनों अलग अलग बातें बोलते हैं, मस्ट बी, कोशिश करनी है आपको दोनों को इफेक्ट दिया जाए, ना इसको नाराज किया जाए ना इसको नाराज किया जाए। सर ऐसा कैसे होगा, पूरे एक्ट को, एक्ट टू बी रीड एज अ होल, पूरा आपको होल, उस सेक्शन को नहीं देखना, पूरे एक्ट को देखना कि एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोविजन ज़्यादा अच्छी बात बोल रहा है। अगर उनके अंदर कोई क्लैश है,
अगर कोई क्लैश है प्रोविजंस के अंदर तो उनको हार्मोनाइज कर दो। अब दो चीज़ें हैं, या तो हार्मोनाइज पॉसिबल है या हार्मोनाइज पॉसिबल नहीं है। अगर हार्मोनाइज पॉसिबल है तो दोनों को अपना अपना इफेक्ट दे दो, ओके। लेकिन अगर दोनों को हार्मोनाइज करना ये नहीं मानता, दोनों प्रोविजन बिल्कुल टकरा रहे हैं आपस में, उस टाइम पे क्या किया जाए? कोर्स ऑफ एक्शन, सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, कोर्स ऑफ एक्शन इफ इट इज इम्पॉसिबल टू हार्मोनाइज, अगर उनको हार्मोनाइज नहीं किया जा रहा तो अब क्या किया जाए? इफ इट इज इम्पॉसिबल टू हार्मोनाइज द टू कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन, द रिकॉर्स शैल बी एज फॉलो। द प्रोविजन इनेक्टेड और अमेंडेड लेटर, जो बाद में बनाया गया था, लेटर इज बेटर, जो बाद में बनाया है उसको ज़्यादा बेहतर मानेंगे, जो पहले बनाया उसको इग्नोर कर देंगे। ओवर। जी सर। सेकंड पॉइंट, अगर दो प्रोविजन आपस में टकरा रहे हैं, दोनों सेम ही बात बोलते हैं, तो अब क्या होगा सर? एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। जनरल की बजाय स्पेसिफिक को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है तो अगर हार्मोनाइज करना पॉसिबल नहीं है तो दो काम किए जा सकते हैं, या तो बाद में जो बना है उसको वैल्यू दे दो, फर्स्ट वाले को इग्नोर कर दो, और दूसरा कभी भी मीनिंग निकलता तो एक मीनिंग थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज होगा, दूसरा मीनिंग थोड़ा सा जनरल होगा। तो जनरल और स्पेसिफिक मीनिंग में से आपको स्पेसिफिक मीनिंग को देना है, जनरल को थोड़ा सा इग्नोर कर देना है। ये रूल था आपका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब आ गया रूल 5, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ एक्सेप्शनल, देखो बेटा वर्ड से सीखो क्या है एक्सेप्शनल। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्शन में इनको फॉलो किया जाएगा, तो नॉर्मली कुछ और होगा, बस ये तो ट्रू मीनिंग को देने के लिए, सही मीनिंग निकालने के लिए, इंटेंशन को फॉलो करने के लिए इस चीज़ को फॉलो किया गया होगा। सर कैसे? ये देखिएगा आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड, एंड का मतलब क्या था बेटा? ए एंड बी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ए और बी दोनों में से कोई भी एक। तो एंड क्या होता है बेटा? कंजक्टिव, कंजक्शन, और क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव, जो दोनों को अलग अलग करता है। तो अगर वैसे तो एंड का मतलब कंजक्शन होता है और का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन सही मीनिंग निकालने के लिए एंड को और पढ़ा जा सकता है और को एंड पढ़ा जा सकता है, ओवर। अब वर्ड है दो, मे और शैल। शैल का मतलब होता है मस्ट, कंपल्सन है, दे करना ही करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। और मे का मतलब होता है बेटा ऑप्शनल है, ऑर्डिनरी है, डायरेक्टरी है, दिल करे तो करो, दिल करे तो मत करो। ये है नॉर्मल मीनिंग का। लेकिन एक्सेप्शनली क्या होगा? मे को शैल पढ़ा जाएगा और शैल को मे पढ़ा जाएगा। मे को शैल पढ़ा जाएगा और शैल को मे पढ़ा जाएगा। कब? अगर लॉ के अंदर सही मीनिंग निकालना है तो उसके लिए हम इनके मीनिंग को उल्टा सीधा यूज भी कर सकते हैं, मतलब रिवर्स में यूज कर सकते हैं। तीसरा वही बात बताता है जो मैंडेटरी फोर्स और डायरेक्टरी फोर्स। मैंडेटरी होता है किसके? शैल से, और डायरेक्टरी होता है किससे? मे से। चलिएगा, ये नीचे ही बता रखा है, एंड को और पढ़ा जा सकता है और को एंड पढ़ा जा सकता है। वर्ड मे होता है बेटा डायरेक्टरी फोर्स। डायरेक्टरी को, मे को मैंडेटरी बनाया जा सकता है, और शैल को मैंडेटरी है लेकिन मैंडेटरी को डायरेक्टिव फोर्स बनाया जा सकता है। इतनी सी बात आपको याद करनी थी। अब जजिंग ए प्रोविजन एज मैंडेटरी और डायरेक्टरी। अब कोर्ट किसी चीज़ को मैंडेटरी कब समझेगी और डायरेक्टरी कब समझेगी? देखिएगा कब ऐसा होता है। अगर किसी चीज़ को मना कर रखा था, अगर किसी लैंग्वेज में बेटा नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं कि इसको छोड़ के बाकी कुछ भी कर सकते हो, तो चाहे मे वर्ड्स यूज़ कर रखा उसको शैल ही माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर किसी भी लॉ के अंदर पेनल्टी दे रखी है तो ऊपर चाहे मे वर्ड यूज़ कर रखा हो लेकिन पेनल्टी है, तो इसका मतलब क्या है? उसको फॉलो करना मस्ट था, इसलिए उस मे को भी शैल समझा जाएगा। तीसरा, अगर किसी कोई ड्यूटी देने के लिए आपको पावर, कोई काम करने के लिए आपको पावर दे रखी है और फिर भी आप पावर का यूज़ नहीं करते, तो पावर के आगे बेशक मे लिख रखा हो फिर इसको शैल समझा जाएगा। अगर कोई भी पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व नहीं है तो बेशक शैल लिख रखा हो तो उसको मे ही माना जाता है। प्रोविजन, फ्रॉड और मिसचीफ, फ्रॉड से रिलेटेड जो भी कोई बात होगी तो बेशक मे लिख रखा उसको शैल ही माना जाएगा। तो सिचुएशन देखी जाती है, जैसी सिचुएशन होगी वर्ड्स को वैसे ही अल्टा पल्टा में यूज़ किया जा सकता है। अब 6th रूल आगे बैठेगा, रूल ऑफ एजिस्डम जेनरिस। रूल ऑफ एजिस्डम जेनरिस, ये रूल क्या बोलता है? सर ये थोड़ा सा खतरनाक सा वर्ड है एजिस्डम जेनरिस, इसको समझना उतना ही आसान है, बड़े ध्यान से समझना बेटा। कुछ होते हैं स्पेसिफिक वर्ड और कुछ होते हैं जनरल वर्ड। जिनका नाम बोल दिया जाएगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक, और जिनको एटसेट्रा में कवर कर दिया जाएगा उसको बोलते हैं जनरल। जैसे मैं बोलूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आप बेटा पेशेंट है, मैं कहता हूँ आपको दवाई देने के बाद आप कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, पिज़्ज़ा, बर्गर एटसेट्रा नहीं खा सकते। तो क्या मतलब आप इडली डोसे खा सकते हो और के जो समोसे खा सकते हो? नहीं, एटसेट्रा में सारी चीज़ें कवर होगी। जिनका नाम मैंने बोल दिया, आप बर्गर, पिज़्ज़ा एटसेट्रा नहीं खा सकते। तो बर्गर, पिज़्ज़ा जैसी जितनी भी फास्ट फूड की आइटम है वो सारी एटसेट्रा में कवर होगी। तो एटसेट्रा यहाँ पे क्या है बेटा? जनरल वर्ड्स। और
जो बर्गर पिज़्ज़ा जिसका नाम बोल दिया गया स्पेशल, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वर्ड। तो ये जो जनरल वर्ड होते हैं जो पीछे जाते हैं, हमेशा एटसेट्रा पीछे जो होता है, तो ये एटसेट्रा अपना मीनिंग कहाँ से निकालता है? ये स्पेसिफिक वर्ड से अपना मीनिंग निकालता है। तो जब कोई जनरल वर्ड्स अपना स्पेसिफिक वर्ड से मीनिंग ड्राइव करता है, इसको एडजेक्टिव जनरल्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। जैसे मैं बोलता हूँ क्लास के अंदर, कोई भी बच्चा क्लास के अंदर चाकू, बंदूक, पिस्टल वगैरह नहीं लेके आए, तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूँ? कोई भी बंदा वेपन लेके नहीं आएगा। तो मैंने चाकू बोल दिया, मैंने बंदूक बोल दी, मैंने गन बोल दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जेली गंडासा लेके क्लास में आ जाएंगे। अल्टीमेटली सभी वेपन एटसेट्रा अगर बोल दिया तो वैसी वैसी सारी चीज़ उसके अंदर क्या हो जाती हैं? कवर हो जाती हैं। तो ये था बेटा एडजेक्टिव जनरल्स। अब फटाफट देखो, ये रूल तभी लगेगा कब? देयर मस्ट बी, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड होने चाहिए। बी, वो स्पेसिफिक वर्ड किसी कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए। जैसे बर्गर पिज्जा तो फास्ट फूड कैटेगरी से बिलोंग करता है। तीसरा, वो स्पेसिफिक वर्ड किसी सेम काइंड और नेचर की बात करते हो, और उस स्पेसिफिक वर्ड के लास्ट में एग्जॉस्ट नहीं एटसेट्रा वर्ड जरूर होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो ये इनमें से कोई भी कंडीशन अगर पूरी होती है तो आपका एडजेक्टिव जनरल्स का रूल लग जाएगा। मीनिंग क्या है? द टर्म एडजेक्टिव जनरल्स मीन सेम क्लास, सेम काइंड की चीजें। द रूल स्टेट दैट जनरल वर्ड्स फॉलोइंग पीछा करते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स का और अपना मीनिंग भी डिराइव करते हैं किसी स्पेसिफिक वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी ने बोला है ऑक्स, बुल, गोट, काउस, बफेलो, शीप, हॉर्सेस एटसेट्रा, इनको लेके नहीं आना है। कहाँ? पार्टी में। तो डोमेस्टिक वर्ड्स की बात हो रही है, डोमेस्टिक एनिमल की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्हीं सीरीज के अंदर क्या आप टाइगर को, लायन को इंक्लूड कर सकते हो? नहीं कर सकते। बताओ क्यों? सर एटसेट्रा लिख रखा है, तो एटसेट्रा लिख रखा है तो डोमेस्टिक एनिमल्स की बात कर रहा है। गाय है, कुत्ता है, घोड़ा है, भैंस है, इसमें कभी भी आप टाइगर और लाइन को इंक्लूड नहीं कर सकते, चाहे बेशक एटसेट्रा वर्ड लिख रखा हो। समझ गए ना आप? अरे यार, आगे जो बोला है उस एटसेट्रा से संबंधित है, वैसी वैसी चीज़ आप नहीं लेके आ सकते, क्योंकि सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई नहीं जा सकती। तो बेटा यहाँ तक थे हमारे प्राइमरी रूल। बाकी की जो क्लास है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं सेकेंडरी रूल सिखाऊंगा, कुछ डेफिनेशन के बारे में बात बताऊंगा और कुछ एड ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है वो बताऊंगा। और 2 पार्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा? ओवर।